हेलो एवरीवन। हाँ भाई, अपना जो क्लास 10 साइंस लेसन 1 चल रहा था उसमें अपनी 3 क्लासेज कंप्लीट हो गई थी। आज ये अपनी नेक्स्ट क्लास है, क्लास नंबर 4। तो जहाँ से अपन ने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने जो रासायनिक समीकरण के प्रकार होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसके बारे में डिस्कस कर लिए था भाई। अब अपना जो नया टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जहाँ से कि क्वेश्चन बनने की संभावना सर्वाधिक होती है। उस टॉपिक की अपन बात करते हैं। हाँ भाई, देखना भाई, न्यू टॉपिक होगा हमारा हाँ, न्यू टॉपिक हमारा जो है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हमारा न्यू टॉपिक अब है ना। देखना, तो सबसे पहले तो मैं कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं आपके सिलेबस में हैं उनके एक बार नाम लिख देता हूं, फिर कुछ अपन उनमें से डिस्कस आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है भाई, तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं मैं एक बार नाम लिखता हूं आपको सभी के। सबसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है भाई। सेकंड अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम अपघटन या विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन या विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरे नंबर की अभिक्रिया हमारी है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। 4 नंबर की अभिक्रिया है हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। है ना भाई, ये ऐसे करते हैं, पहले इससे पहले अपन विस्थापन और द्विविस्थापन ले लेते हैं, वो बेटर रहेगा, है ना, क्योंकि सीक्वेंस में चलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। पहले अपन विस्थापन ले लेते हैं भाई। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब 5 नंबर पर लेते हैं अपन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। 6 नंबर पर लेते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पहले इनको थोड़ा मैं ऊपर की तरफ कर देता हूँ भाई। हाँ, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। 7 नंबर की अभिक्रिया है हमारी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया।
8 नंबर की है हमारी उपचयन अभिक्रिया, जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। 9 नंबर की अभिक्रिया है हमारी, चलो नेक्स्ट पेज पर लिखता हूं मैं। 9 नंबर की जो अभिक्रिया है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और लास्ट जो हमारी अभिक्रिया है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर है भाई? तो ये टोटल लेसन नंबर 1 के अंदर ये टोटल 10 अभिक्रियाएं हैं। संयोजन अभिक्रिया जिसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया जिसे अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया जिसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। 9 नंबर की है रेडॉक्स अभिक्रिया जिसे उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और लास्ट में है अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अपन 1 बाय 1 एक एक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं भाई। तो सबसे पहले जो अपन लेंगे वो पहले अभिक्रिया लेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए अभिक्रिया में क्या होगा, ये एक्चुअल में ना अभिक्रिया का नाम ही बता रहा है। सिर्फ आपको शब्दों को पोस्टमार्टम करना है, शब्दों को तोड़ना है, ठीक है, शब्दों का मतलब समझना है। परिभाषा स्वयं शब्द ही अभिक्रिया का जो शब्द है, जो नाम है, वही क्लियर कर देगा भाई। तो पहले जो अभिक्रिया है आपकी वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है उसका भाई? संयोजन अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम क्या है? योगात्मक अभिक्रिया। इस नाम से ही इसकी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। सुनना कैसे भाई, संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। और जब कोई चीज़ जुड़ेगी तो कम से कम 2 तो होना जरूरी है भाई। अकेला तो किससे जुड़ेगा, उसके साथ एक और होना जरूरी है ना। तो कम से कम 2 चीज़ होगी जो जुड़ेगी, या 2 से अधिक भी हो सकती है। और जब 2 या 2 से अधिक चीज़ें होंगी और जब वो जुड़ जाएंगी तो कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। तो यहाँ पर जो 2 या 2 से अधिक चीज़ें जुड़ रही हैं वो एक्चुअल में अभिकारक है, और जुड़ करके जो एक चीज़ बना रहे हैं वो एक्चुअल में उत्पाद है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी कहानी है। तो चलो परिभाषा लिखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर, 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद, यानी एक ही उत्पाद बनाएंगे, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे
इसका पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है भाई ये? कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना। CaO ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, या इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, जब हम इसकी अभिक्रिया जल से करवा देते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना या चूने का पानी। ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, जब जल में डालेंगे तो इसे बोलेंगे बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिसके अपन ना दीवार पर जो पुताई करते हैं, पेंटिंग करते हैं, वो यही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 अभिकारक है और एकल उत्पाद है। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे ना साथ में ऊष्मा और निकलती है। आपने देखा होगा कि जब हम चूने का पानी बनाते हैं ना, जिसे हम सफ़ेदी बोलते हैं, उसको टच करके देखना, जिस पात्र में आप लोग ये विलयन बना रहे हैं वो गर्म होता है। तो ऊष्मा का मतलब है ये जो विलयन बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये गर्म होगा। ठीक है, ये उत्पाद नहीं है ऊष्मा, ये तो ये बता रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गर्म होगा, उत्पाद तो एक ही बन रहा है। ठीक है, और देखिए इसका डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, तो डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ये रहा, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा भाई। ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए ये तो एक बीकर लिया गया है ना, एक बीकर है ये, जिसके अंदर ये जल भरा हुआ है। ये बीकर है, ये जल भरा हुआ है, और इस जल के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसके कैल्शियम ऑक्साइड के दाने डाले गए हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, जल डालेंगे, दोनों के बीच अभिक्रिया होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इस हाथ से टच क्यों कर रखा है? क्योंकि ये बता रहा है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है कैसा रहेगा, गर्म रहेगा, इसलिए इसको हाथ से टच कर रखा है। तो ये डायग्राम है इस अभिक्रिया का। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, है ना भाई। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सेकंड एग्जाम्पल इसका, जल का निर्माण किस किस से? H2 व O2 गैस से। H2 व O2 गैस से जल का निर्माण, जल का निर्माण। तो आप लोग देखना भाई, ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर जल बनाएंगे, H2O बनाएंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग 2 अभिकारक है लेकिन उत्पाद एक ही है। तो ये भी कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग। मैं नेक्स्ट पेज पर ही लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, कार्बन का दहन। कार्बन का दहन, देखिए मैं आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, दहन का मतलब होता है जलना। तो जब भी दहन शब्द आएगा तो आपको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा देनी है। ठीक है भाई, तो कार्बन जलेगा, कार्बन मीन्स C, इसका दहन यानी O2 से अभिक्रिया करवाएंगे, बनेगा CO2। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग 2 अभिकारक है और एकल उत्पाद है। कैसे अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट चलो, सेकंड जो रिएक्शन है हमारी, जो वो अभिक्रिया है, वो है वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, तीनों इसी के नाम है। देखो भाई क्या परिभाषा बनेगी, इसका जो नाम है अभिक्रिया का, ये ही ना चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, और कोई एक टूटेगा, और जब कोई एक टूटेगा तो कम से कम 2 तो बनाएगा, 2 से अधिक भी बना सकता है। तो एक कौन टूटेगा? वो अभिकारक होगा, और जो टूटने पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनेंगे वो उत्पाद होंगे।
ठीक है भाई, तो परिभाषा समझ में आ गई कि वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलो लिखते हैं इस बात को। तो परिभाषा क्या बनेगी भाई, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, या उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बात एक ही है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर है भाई कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ना सोचने का विषय है कि जब एकल अभिकारक टूटे, कोई अभिकारक टूटेगा तो उसको तोड़ने के लिए कुछ चाहिए नहीं चाहिए, जैसे ऊष्मा की आवश्यकता हो सकती है, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है, प्रकाश की आवश्यकता हो सकती है। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी और इन्हीं आधार पर वियोजन अभिक्रिया ना तीन प्रकार की हो जाती है। यदि ऊष्मा दे के तोड़ेंगे ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश के द्वारा तोड़ेंगे प्रकाशीय वियोजन, विद्युत धारा के द्वारा तोड़ेंगे वैद्युत वियोजन। इस प्रकार ये तीन प्रकार की हो जाती है। इन बातों को भी अपन लिख लेते हैं। देखना भाई, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश की बात कर रहे भैया ना, या विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस आधार पर वियोजन अभिक्रिया निम्न तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, पहले मैं उनके नाम लिखता हूं फिर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो क्या होगी, यदि मान लीजिए अभिकारक को हम ऊष्मा के द्वारा तोड़ रहे हैं तो वो हो जाएगी ऊष्मीय वियोजन। कौन सी हो जाएगी भाई, ऊष्मीय वियोजन। और आप लोग जानते हो वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम हो जाएगा ऊष्मीय अपघटन। क्या हो जाएगा भाई, ऊष्मीय अपघटन। और इसको हम विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया भी हो जाएगा। एक मिनट रुकना भाई, मैं रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ कैमरे में प्रॉपर हो रही है ना। हाँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है भाई। सेकंड देखो, सेकंड इसका टाइप क्या होगा, यदि जो अभिकारक है वो प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है तो उसे क्या बोलेंगे अपन लोग, प्रकाशीय वियोजन। क्या बोलेंगे भाई, प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे।
या दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा, प्रकाशीय अपघटन, या तीसरा नाम हो जाएगा प्रकाशीय विघटन। शब्दों का खेल है, शब्दों का ध्यान रखना भैया ना। और यदि अभिकारक किसकी उपस्थिति में टूट रहा है, विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा के द्वारा टूट रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वैद्युत वियोजन। वैद्युत बोलो विद्युत बोलो, बात एक ही है। वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन, या वैद्युत विघटन, वैद्युत विघटन। तो आई थिंक वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होगी, और इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन 1 बाय 1 एक एक इसके प्रकार लेते हैं और आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो इसका प्रकार लेंगे अपन, वो लेंगे ऊष्मीय वियोजन। ठीक है भाई, देखना इसका जो पहला प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। तो देखिए वियोजन का मतलब तो क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे जो अभिकारक टूटेगा वो किसके द्वारा टूटेगा, ऊष्मा के द्वारा। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा के द्वारा टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो पहले तो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, जिसमें आगे लिखते हैं इसको थोड़ा, जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा के द्वारा टूटकर, बस ये शब्द है मैन ना, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक ऊष्मा के द्वारा टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आई थिंक ये बात आपके समझ में आ गई होगी। यानी जो भी एकल अभिकारक होगा वो ऊष्मा के द्वारा टूटेगा, सिंपल सी बात ये। जैसे यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ इसका, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसको यदि अपन लोग गर्म करेंगे यानी इसको ऊष्मा देंगे तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभिकारक तो एक ही है लेकिन उत्पाद 2 हैं। तो कौन सी अभिक्रिया, वियोजन। और किसके द्वारा टूट रहा है, ऊष्मा के द्वारा। तो कौन सा वियोजन का प्रकार हो जाएगा, ऊष्मीय वियोजन। पहले ना अपने थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात कर लेते हैं, एक्चुअल में आता कहाँ से, कैसे बनता है। तो देखिए अभी आपने संयोजन अभिक्रिया में एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि ये जो होता है बिना बुझा हुआ चूना, जब इसकी अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो बनता है बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इसकी आप लोग क्या करते हैं, दीवार पर पुताई कर देते हैं। जैसे ये कोई दीवार है, इस पर आपने इसकी क्या कर दी, पुताई कर दी, ठीक है। ये ऐसे आपने इसकी पेंटिंग कर दी भाई, पेंटिंग कर देते हैं अच्छे से।
ये लो, ये आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई कर दी भाई। अब आपने देखा होगा कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की आप लोग दीवार पर सफ़ेदी कर देते हैं, तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करेगा, वायुमंडल की CO2 से क्रिया कर लेगा। और जैसे ही ये वायुमंडल की CO2 से क्रिया करेगा तो देखिए होगा क्या, ये जो CaOH का होल ट्वाइस है, ये वायुमंडल की CO2 से क्रिया करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाएगा। ठीक है, जैसे आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई की, CO2 से क्रिया करेगा और ये दोनों बनाएगा। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा इस जल के कारण आपकी जो सफेदी होती है ना दीवार पर, वो गीली रहती है। और जैसे जैसे ये जल उड़ता जाएगा, जल की हानि होती जाएगी और जो पुताई है ना वो वाइट सफ़ेद होती जाती है। तो जो सफ़ेद होती जाती है और जो परत बन जाती है वाइट, ऐसी जो परत बन जाती है वह एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। ठीक है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत होती है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट वहीं से आया है। यदि मैं इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करूं तो ये वापस कैल्शियम ऑक्साइड दे देता है बिना बुझे हुए चूना, और साथ में CO2 गैस प्राप्त हो जाती है। क्लियर है भाई? चलो सेकंड एग्जांपल देखो। आगे देखना, सेकंड एग्जांपल है इसका फेरस सल्फेट FeSO4। जब इसको गर्म किया जाता है यानी इसको ऊष्मा दी जाएगी तो ये एक्चुअल में क्या होता है, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाता है भाई। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कि एकल तो अभिकारक है और दो या दो से अधिक यानी 3 उत्पाद है। तो वियोजन अभिक्रिया, और किसके द्वारा टूट रहा है, ऊष्मा के द्वारा, इसलिए इसे क्या बोल देंगे, ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे। अब यहाँ पर देखना एक बात आपको मैं बताता हूँ, ये जो होता है ना एक्चुअल में ये होता है हरा तोता। ये कौन सा तोता होता है, हरा तोता। और इसका जो सूत्र होता है ना, कंप्लीटली सूत्र इसका ये होता है FeSO4.7H2। एक बात ध्यान रखना, ये डॉट लगा के जो जल के अणु लिखे होते हैं, ऐसा डॉट लगा के जो जल के अणु लिखे होते हैं, इन्हें बोला जाता है क्रिस्टलन जल अणु। इन्हें क्या बोला जाता है भाई, क्रिस्टलन जल अणु बोला जाता है। तो जो फेरस सल्फेट जो होता है इसका रंग हरा होता है, इसलिए से हरा तोता कहते हैं। ये फेरस सल्फेट में जो क्रिस्टलन जल अणु हैं इनके कारण ही इसका रंग हरा होता है। लेकिन जब आपने इसको गर्म किया तो इसमें से जल के अणु हैं ये निकल जाएंगे, और जल के अणु निकलने के कारण इसका ना रंग बदल जाता है, इसका हरा रंग भूरा हो जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो इसका रंग भूरा क्यों हो जाता है, क्यों बदल जाता है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब फेरस सल्फेट यानी हरे तोते को गर्म किया जाएगा तो यह अपने क्रिस्टलन जल अणुओं का त्याग कर देता है और इसका रंग हरा जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, भूरे रंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई। चलो ये बात भी लिख देते हैं। तो अपन कैसे लिखेंगे भाई, देखना, इसके बारे में लिख रहे हैं अपन, इस एग्जाम्पल के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो जब फेरस सल्फेट ये इसे क्या बोलते हैं, हरा तोता, जिसका जो सूत्र होता है वो ये होता है भाई FeSO4.7H2। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है कि जब फेरस सल्फेट या हरा तोता को गर्म किया जाता है,
तो यह अपने क्रिस्टलन जल अणुओं का त्याग कर देता है। क्रिस्टलन जल अणुओं का त्याग कर देता है, यानी ये जो जल के अणु है ना, ये .7H2 ये बाहर निकल जाएंगे है ना गर्म करने पर। जल अणुओं को त्याग कर देता है, जिस कारण इसका हरा रंग बदल जाता है या बदलकर भूरा हो जाता है। क्लियर है भाई? बदलकर भूरा हो जाता है। और देखिए ना, इसका डायग्राम भी आपकी बुक में दे रखा है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। और ये डायग्राम ना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आगामी एग्जाम के लिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। देखना, ये कन्या आपको दिखाई दे रही है भाई, ध्यान से देखना हो क्या क्या रहा है इसके अंदर, वो चीजें देखना। ये तो एक बेस है ना, मतलब कोई सरफेस है, कोई टेबल हो सकती है या आप जमीन, कुछ भी हो सकता है। ये एक बेस लिया गया है जिस पर ये एक बर्नर बनाया गया है। ये क्या है? बर्नर है ना, जलाने के लिए बेस है जिस पर एक बर्नर है। और इस चिमटे के द्वारा, ये लड़की नहीं बनानी है आपको ना, एग्जाम यदि ऐसा डायग्राम आ जाए तो लड़की नहीं बनानी है। ये क्या है? चिमटी है, ये चिमटी है। इस चिमटे के द्वारा हमने एक नली को पकड़ रखा है जिसे बोलते हैं कवतन नली। ठीक है, कवतन नली का मतलब है ये नली मतलब ब्रेक नहीं होगी, टूटेगी नहीं एक प्रकार से, है ना। तो ये है कवतन नली। और इस कवतन नली के अंदर क्या भरा है? फेरस सल्फेट का क्रिस्टल भरा है, फेरस सल्फेट भरा हुआ है। अब हो क्या रहा है? देखिए, बर्नर के द्वारा हम इस कवतन नली को गर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या भरा है? फेरस सल्फेट भरा है। फेरस सल्फेट का मतलब FeSO4.7H2O। तो कुल मिला के हम कवतन नली के अंदर जो फेरस सल्फेट भरा हुआ है उसको गर्म कर रहे हैं। उसको गर्म करेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? भूरा हो जाएगा। ये सेटअप, ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है, तो इसको घूर घूर के देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आगामी एग्जाम्स के लिए। क्लियर है भाई? चलो आगे चलते हैं। ये कंप्लीट है। इसका एक एग्जाम्पल हो रहा है, बोर्ड देखना भाई। नया एग्जाम्पल क्या इसका? ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना। लेड नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं, दैट मीन्स इसको गर्म करते हैं, तो ये टूटता है PbO में प्लस NO2 में प्लस O2 में। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं अभिकारक तो एक है लेकिन उत्पाद 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक यानी 3 है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और यहाँ पे जो वियोजन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? वो ऊष्मा के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण कहेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं ना, तो सफ़ेद रंग का धुआं निकलता है, और वो जो सफ़ेद रंग का धुआं होता है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो मैं ये बात भी यहाँ पे लिख देता हूँ इस एग्जाम्पल के रिगार्डिंग। जब लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो सफ़ेद रंग का धुआं उत्सर्जित होता है।
सफेद रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। क्लियर है भाई। अब देखो ना, इसका भी आपके बुक में डायग्राम दे रखा है, और जो कि अभी जो 21 मार्च का एग्जाम लगा था 10th साइंस का, उसमें डायग्राम पूछा भी गया है। सेम डायग्राम है जैसे अभी आपने फेरस सल्फेट वाला देखा था, वैसा ही डायग्राम है, केवल आपको फेरस सल्फेट को गर्म ही तो करना था भाई। तो देखिए ये डायग्राम देखिए, आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा, घूर घूर के देख लो भाई। ये वापस से एक आधार बनाया है। आधार का मतलब है कोई टेबल हो सकती है, जमीन हो सकती है ना, मतलब एक जगह है रखने के लिए। यहाँ पर ये बर्नर बनाया गया है जलाने के लिए भाई, जहाँ पर भी जलाएंगे तो बर्नर होगा ना। ये आधार है, ये बर्नर है, और ये चिमटी है जिससे इसको पकड़ रखा है। चिमटी ये कौतन नली है, और जिसके अंदर लेड नाइट्रेट भरा हुआ है। और जब हम इस नली को गर्म करेंगे, यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, तो इसमें धुआं निकलेगा, जो कि सफ़ेद रंग का धुआं निकलेगा, जो कि किसका होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा। ऐसा डायग्राम दे रखा है, और ये डायग्राम पूछा भी गया था। क्लियर है भाई। तो ये आपकी उसमें वियोजन कंप्लीट है। सेकंड अभिक्रिया जो कौन सी अपनी वियोजन अभिक्रिया का सेकंड कौन सा है, प्रकाशीय वियोजन, वो डिस्कस करते हैं। सेकंड है अपना प्रकाशीय वियोजन, या प्रकाशीय विघटन, या प्रकाशीय अपघटन। तो आप लोग देख सकते हैं वियोजन अभिक्रिया का मतलब तो क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे जो अभिकारक टूटेगा वो किसके द्वारा टूटेगा, वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा टूटेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा। तो डेफिनेशन क्या होगी वो देखना। वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई। जो अभिकारक टूटेगा वो किसके द्वारा टूटेगा, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश के द्वारा टूटेगा। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ इसका, तो एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। एग्जाम्पल क्या होगा देखना भाई। एग्जाम्पल जैसे इसका लिखा मैंने, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड लिख लो पहले, AgCl। इस AgCl को यदि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे, सूर्य का प्रकाश इसकी उपस्थिति में रखेंगे, तो ये टूट जाएगा Ag+Cl2 में, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। देख सकते हैं एक तो अभिकारक है लेकिन दो उत्पाद है, तो वियोजन अभिक्रिया तो है, और ये टूट किसके द्वारा रहा है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, इसलिए हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन। यहाँ पे देखो एक चीज़, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो AgCl होता है ना भाई, ये श्वेत रंग का होता है। कैसे कलर का होता है ये श्वेत रंग का होता है।
लेकिन जब इसको गर्म करेंगे सूर्य के प्रकाश में तो जो Ag प्राप्त होगा ना, ये दूसरा रंग का प्राप्त होता है। दूसर का मतलब होता है एक प्रकार से मट वाला सा, ठीक है, दूसर रंग का प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि जब सिल्वर क्लोराइड को गर्म करते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत रंग दूसर रंग में क्यों परिवर्तन होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को गर्म किया जाता है या AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो सिल्वर का रंग कैसा हो जाएगा, दूसर, जो कि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर व क्लोरीन में टूटने के कारण होता है। जो AgCl है वो Ag+Cl2 में टूटा है, इसलिए इसका दूसरा रंग, ये सॉरी श्वेत रंग किस में चेंज हो गया, दूसर रंग में। तो ये बात मैं लिख देता हूं, ठीक है। जब सिल्वर क्लोराइड, जब सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसर रंग में बदल जाता है, दूसर रंग में बदल जाता है। ऐसा सिल्वर क्लोराइड का यानी AgCl का सिल्वर यानी Ag व क्लोरीन यानी Cl2 में टूटने के कारण होता है, में टूटने के कारण होता है। ये बात समझ में आ गई कि जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड था वो दूसरा रंग में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि जो श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है, इसलिए ऐसा होता है। इसका देखिए डायग्राम भी आपकी बुक में दे रखा है, तो सिंपल सा डायग्राम है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ इसका भी डायग्राम, क्योंकि देखो ये डायग्राम ना कोई से भी आ सकता है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। सिंपल सा डायग्राम तो देखने में क्या ही जा रहा है अपना। देखो हो क्या रहा है, ये एक विंडो है जिसमें से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, नीचे एक आधार है जिसमें एक कटोरी रखी है, चाइना डिश, ठीक है, और इस कटोरी में आपने क्या रख रखा है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। आधार है, कटोरी है जिसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, खिड़की से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो सिल्वर क्लोराइड सिल्वर व क्लोरीन गैस में टूट जाएगा। ऐसा डायग्राम है सिंपल सा, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। सेकंड एग्जाम्पल यदि मैं इसका बात करना चाहूँ तो सेकंड एग्जाम्पल देखना भाई इसका, ये तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकंड एग्जाम्पल देखना। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, सूर्य का प्रकाश इसको देंगे तो ये टूट जाएगा सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस में, Br2 में, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, एक तो अभिकारक है और दो उत्पाद है, तो वियोजन अभिक्रिया होगी, और वियोजन के अंदर भी कौन सा, प्रकाश से वियोजन, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है। यहाँ पे देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ना, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है भाई। श्याम श्वेत फोटोग्राफी यानी जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इसका यूज किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज कहाँ पे किया जाता है भाई, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। याद रखने का सिंपल सा तरीका देखो, AgBr, जैसे आप लोग व्हाट्सएप वाली चैटिंग होती है ना,
उसमें हम बी आर, जैसे बी आर से मतलब निकालेंगे ब्रो यानी भैया, तो ए जी का मतलब अजी, अजी ब्रो। अरे भाई जो शादी पार्टियाँ होती है, फंक्शंस होते हैं, उसमें कैमरे वाले नहीं होते हैं क्या, कैमरामैन होते हैं ना, तब मुझसे बोल रहे हैं अजी ब्रो इधर आना, फ़ोटो खिंचवानी है। अजी ब्रो यानी AGBR, इधर आना क्या करवानी है, फ़ोटो, फ़ोटो का मतलब फोटोग्राफी। तो इस लाइन से आप लोग ये याद रख सकते हो कि AGBR का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। आगे देखिए भाई, तो ये कंप्लीट हो चुका है आपका कौन सा प्रकाशीय वियोजन। अब अपन डिस्कस करते हैं वैद्युत वियोजन। तीसरा जो इसका टाइप है वियोजन अभिक्रिया का, वैद्युत वियोजन। तो यहाँ पर जो एकल अभिकारक टूटेगा वो किसके द्वारा टूटेगा, वो विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में टूटेगा। तो परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी, सिंपल सी परिभाषा बनेगी कि वह वियोजन अभिक्रिया, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें, वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, जिसमें एकल अभिकारक वैद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में, वैद्युत ऊर्जा की उपस्थिति में टूटकर, उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन क्लियर है भाई कि वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत धारा की उपस्थिति में टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाती है, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो है जल का वैद्युत अपघटन, यानी हम जल में करंट दौड़ाएंगे और जल को तोड़ेंगे भाई। जल का वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन या वैद्युत विघटन। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे जल का सूत्र H2O, इसमें छोड़ेंगे करंट, यानी इसका करवाएंगे वैद्युत अपघटन, और जैसे ही हम करंट देंगे तो ये टूटेगा हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। देख सकते हैं एक अभिकारक है, दो उत्पाद है, तो वियोजन अभिक्रिया है और विद्युत धारा के द्वारा टूट रहा है, इसलिए वैद्युत वियोजन या वैद्युत अपघटन या वैद्युत विघटन अभिक्रिया हो जाएगी। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे देखना भाई, पहले तो मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये बहुत ज्यादा ज्वलनशील गैस होती है और ऑक्सीजन जलाने वाली गैस होती है। इसलिए आपने देखा होगा यदि कहीं पर लाइट यानी जो अपनी जो करंट होता है इसके कारण कहीं पर आग लग जाती है तो वहाँ पर ना पानी नहीं फेंका जाता है। कारण क्या है, एक तो ना करंट उसमें दौड़ रहा है और आपने पानी फेंका तो पानी इस करंट के द्वारा टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में। हाइड्रोजन जलेगी, ऑक्सीजन जलाएगी, आग बुझने की बजाय और लग जाएगी। क्लियर है भाई। इसीलिए जहाँ पर भी यदि करंट के द्वारा आग लगी है और करंट यदि बह रहा है, बंद नहीं है, उसमें जल नहीं फेंका जाता है। ठीक है, पहले करंट की सप्लाई को बंद किया जाता है, उसके बाद फेंक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, इसका भी डायग्राम दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान रखना भाई। देखो, हाँ ये देखो, इसका ये डायग्राम दे रखा है, बड़ा अच्छा सा डायग्राम है, इसको तो आपको देखना ही होगा भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले आपने क्या किया है, एक प्लास्टिक का मग लिया है ना, ये प्लास्टिक का मग है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आपने क्या किया, यहाँ पे
2 छेद किए हैं और 2 रबड़ की डॉट लगा दी, रबर की डॉट लगा दी। और ये फिर यहाँ पे 2 रोड लगा दी, डॉट लगा के ग्रेफाइट की 2 रोड लगा दी आपने, ये लो, जिसमें से ग्रेफाइट के 2 रोड लगा के इन दोनों रोड को 2 अलग अलग परख नली से ढक दिया है, ठीक है। और नीचे हमने 2 वायर लगा के एक को एनोड बना दिया, एक को कैथोड बना दिया। और एक बात और ध्यान रखना, जहां पर भी वैद्युत शब्द आ जाएगा ना, आपको एनोड कैथोड का काम पड़ेगा भाई। तो प्लास्टिक का मग ले लिया, ठीक है, 2 छेद करके रबड़ की डॉट लगा दी ताकि पानी जो डालेंगे बाहर ना निकले। 2 ग्रेफाइट के रोड लगा के परख नली से ढक दिया और एक सिरा एनोड एक सिरा कैथोड। और फिर आपने इसको एक परिपथ से जोड़ दिया। परिपथ का मतलब है 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी और ये स्विच लगा दिया। ये सेटअप तैयार है। और अब आपने क्या किया, इस मग के अंदर जल को डाल दिया, ठीक है, जल डाल दिया आपने इसके अंदर। ये नहीं, एक मिनट, आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, जल डाल दिया। ये मिस्टेक है ना, यहाँ पे गैस आएगी हाइड्रोजन गैस, तो मैं इसको उठा देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगा। हाँ भाई, तो प्लास्टिक का मग है, इसके अंदर आपने प्रॉपरली 2 छेद करके रबर की डॉट लगा दिया, ग्रेफाइट की रोड लगा दी, परख नली से ढक दिया दोनों रोड को। नीचे एक सिरा एनोड एक सिरा कैथोड, जिसको एक परिपथ से जोड़ दिया। 6 वोल्ट की बैटरी है और ये स्विच है। और इस प्लास्टिक के मग में आपने क्या डाल दिया, जल भर दिए भाई। अब क्या किया आपने, स्विच को चालू किया। जैसे स्विच को चालू करेंगे तो ये जल का क्या होगा, वैद्युत अपघटन, क्योंकि जल के अंदर क्या दौड़ेगा, करंट दौड़ेगा। और जब जल का वैद्युत अपघटन होगा तो जल किस किस में टूटेगा, हाइड्रोजन गैस में, ऑक्सीजन गैस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये कैथोड वाली जो परख नली है यहाँ पर इकट्ठी होगी, और जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड वाले सिरे पर इकट्ठी होगी। भाई एनोड वाले सिरे यही है ना, तो इसकी जो परख नली है इसके अंदर तो ऑक्सीजन गैस इकट्ठी होगी, और जो कैथोड वाली परख नली है इसमें हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी। और यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन यूं पूछा जाता है कि जब जल का वैद्युत अपघटन होगा तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कौन कौन से सिरे पर प्राप्त होते हैं, हाइड्रोजन कैथोड पर, ऑक्सीजन एनोड पर। और इसको ना याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, वो देखना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई। बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्या है सुनना भाई। आपने क्या पढ़ा है कि जो हाइड्रोजन है ना, जो हाइड्रोजन गैस है वो तो प्राप्त होगी आपको कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर। और जो ऑक्सीजन गैस है, जो O2 गैस है, वो आपको प्राप्त होगी एनोड पर। चीज यही है ना। तो कहानी सुनना कि आपको याद कैसे करना है, वो चीज सुनिएगा भाई। देखो, सपोज करो कि आपके है ना साइंस में 100 में से 100 नंबर आ गए, ठीक है, साइंस में बटे में से बटे नंबर आ चुके हैं। एग्जाम का रिजल्ट आया, आपके 100 में से 100 नंबर आ गए। आप लोग ना फिर आपके मामा जी की कहीं शादी थी, वहाँ पे चले गए। तो आपके मामा जी का जो लड़का था ना, उसने भी 10th का एग्जाम दिया था, उसके साइंस में 98 नंबर आ गए 100 में से, ठीक है। अब इसको ये पता नहीं था कि भाई अपनी बुआजी के लड़के के 100 नंबर आए हैं और अपने तो 98 आए हैं। इसने सोचा मेरे सबसे ज़्यादा आए हैं, तो इसने फटाक से इससे जब मिला तो पूछा भाई तेरे साइंस में कितने नंबर आए हैं। मेरे तो 98 आए हैं और इसके सबसे ज़्यादा आए हैं, 100 में से 100 आए हैं। ध्यान रखना, जो भी बच्चे प्रॉपरली मेहनत करते हैं, जिसके अच्छे नंबर आते हैं या पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, वो कभी भी ये गाना नहीं गाएगा, ये डिंडोरा नहीं पीटेगा कि मेरे पूरे में से पूरे नंबर आ गए, ठीक है। यदि कोई पूछेगा ना तो वो यही बोलेगा मेरे थोड़े से नंबर आए हैं। तो भाई इसके फुल में से फुल नंबर आए। जब इस भाई साहब ने इससे पूछा कि तेरे साइंस में कितने नंबर आए हैं, तो इसने तो बोला कि मेरे थोड़े से नंबर आए हैं, मेरे थोड़े से नंबर आए हैं। जबकि इसके नंबर कितने आए थे, इसके नंबर सबसे हाई आए थे। इससे हाईएस्ट नंबर आए नहीं आए, सबसे हाई नंबर आए थे, सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। लेकिन जब इससे पूछा गया तो इसने बोला मेरे थोड़े से नंबर आए हैं, क्योंकि इसको कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है।
यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो मैंने आपको ये लाइन याद करवा दी। कैसे, देखो, थोड़े से बनेगा कैथोड और हाई से बनेगा हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस कैथोड वाले सिरे पर प्राप्त होगी और ऑक्सीजन गैस एनोड वाले सिरे पर प्राप्त होगी। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है भाई, तो आज की वीडियो में अपन इतने डिस्कस करेंगे। आगे जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अधिकतम इसका 2 वीडियो और आएगा आई थिंक, है ना। 2 वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, फिर अपन लेसन 2 की तरफ चलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा है आपको लाइक करके तो बताना ही है, कमेंट जरूर करना भाई, है ना। और कैसा समझ में आया है, नहीं आया है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना भाई, है ना। सभी का रिप्लाई आपको दिया जाएगा। और देखो, अधिकतम वीडियो को शेयर करो भाई ना, थोड़ी सी कंजूसी आप लोग कर रहे हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना है, अधिकतम बच्चों को जोड़ना है। सारी क्लासेज यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बस ये है, ये जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ सेम चीज़ मेरे नोट्स में मैंने लिख रखे हैं। तो वो आपको जो एप्लीकेशन है गुरु अकेडमी, वहाँ पे जाइएगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे ना ये कोर्स मिल जाएगा आपको। ज़्यादा नहीं है, मिनिमम कॉस्ट प्राइस, ज़्यादा हैवी नहीं है। तो वहाँ से आप लोग कोर्स परचेज करके सारे PDF नोट्स बाई कर सकते हैं। उसके अंदर ना देखो, एक थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। 1 बाई 1 लेसन वाइज उसमें नोट्स से अपलोड होंगी भाई ना, क्योंकि हम बैठ के तैयार कर रहे हैं, फिर उनकी PDF बनाएंगे, तो देखो टाइम तो लगता है भाई। तो धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे, आप थोड़ा पेशेंस रखना है। हाँ, ये हो सकता है आपको बाई करने से पहले हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, उन पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891889747। इन पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी, किसी भी कोर्स रिगार्डिंग आपको जानकारी लेनी हो। ठीक है भाई, वीडियो कैसे लगा लाइक करके बताना। थैंक यू।